विजय रथ पर सवार दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के लिए ये साल कहीं खुशी कहीं गम जैसा रहा। इस साल जहां त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही, वहीं बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर, फूलपुर और कैराना में हार का मुंह ताकना पड़ा। साल 1991 से बीजेपी के खाते में रही गोरखपुर सीट मार्च में हुई उपचुनाव में सपा के खाते में चली गई। 28 साल से गोरक्षपीठ के वर्चस्व वाली गोरखपुर सीट पर महंत अवैधनाथ और योगी आदित्यनाथ सांसद रहे, मगर 2018 में हुई उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने सीट पर कब्जा जमा लिया। बहुत बड़ी जीत है देश की राजनीति को और खासकर उत्तर प्रदेश से लगातार जनता के परिणाम आना, ये संदेश है देश को बांटने वाली, समाज को बांटने वाली राजनीति का खात्मा हुआ है। इस साल गोरखपुर के अलावा फूलपुर और कैराना की लोकसभा सीट पर भी बीजेपी की हार हुई। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में फूलपुर सीट पर बीजेपी को रिकॉर्ड 52% वोट पड़े थे, लेकिन साल 2018 के आते आते इस सीट पर भी सपा का कब्जा हो गया। इसके अलावा बीजेपी सांसद हुकुमदेव सिंह के निधन के बाद खाली हुई कैराना सीट पर भी उपचुनाव हुए, जिसमें आरएलडी और सपा के गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हुई। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से उपचुनाव में 3 लोकसभा सीट हार जाने के पीछे विपक्ष के गठबंधन का अहम रोल रहा, क्योंकि गोरखपुर और फूलपुर में जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया, वहीं कैराना में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन किया। नतीजा बीजेपी की हार हुई। उत्तर प्रदेश में लगातार मिल रही हार ने बीजेपी की नींद उड़ा दी। इन 3 सीटों पर बीजेपी की हार में एक बात कॉमन रही, विपक्षी पार्टियों ने ये समझ लिया कि विजय रथ पर सवार बीजेपी को अकेले रोक पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में उन्होंने प्लान बी के साथ बीजेपी के सामने खड़े होने की रणनीति अपनाई और परिणाम सामने है। इसका मतलब जब खुद भाजपा अध्यक्ष ये स्वीकार चुके हैं कि बड़ी चुनौती आएगी, सामने कठिन चुनौती आएगी। उपचुनाव के बाद विपक्षी पार्टियों की नजर अब 19 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। सपा बसपा के गठबंधन की खबरें सियासी फिजाओं में तैर रही हैं। ऐसे में अगर सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन होता है तो 19 की राह बीजेपी के लिए कांटों भरी होगी। और उसमें भी जब सामाजिक न्याय की जो ताकतें हैं, आप चाहे उन्हें जातियां कह लें, जब वो एकजुट हो जाती हैं जैसे सपा बसपा, तो फिर वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि जो जिसको हराना मुश्किल होता है, और उसमें खास करके माइनॉरिटीज भी मिल जाती हैं। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएसपी मुखिया मायावती के घर जाकर उनसे मुलाकात की। अखिलेश यादव लखनऊ स्थित मायावती के आवास पर मिलने गए। हालांकि इस मुलाकात के दौरान क्या बात हुई, इस बारे में दोनों पार्टियों की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने मायावती को उपचुनाव में जीत की बधाई दी। साथ ही दोनों नेताओं ने भविष्य की सियासी तस्वीर और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए गठबंधन पर चर्चा की। मायावती के आवास पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का जाना चर्चाओं का विषय बना था, क्योंकि सूबे की राजनीति में करीब 2 दशक तक दोनों पार्टियां एक दूसरे की धुर विरोधी रही हैं। हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पहली बार राम जन्मभूमि अयोध्या आए। मंदिर निर्माण में हो रही देरी पर सरकार को घेरना और जल्द मंदिर निर्माण के लिए सरकार पर दबाव बनाने आए ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे थे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान शिवसेना प्रमुख ने साधु संतों से आशीर्वाद लिया और दूसरे दिन रामलला के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए कहा कि चाहे कानून से या अध्यादेश से, लेकिन मंदिर निर्माण जल्द होना चाहिए। इस दौरे की खास बात यही रही कि उद्धव ठाकरे अपने परिवार के पहले सदस्य हैं जिन्होंने अयोध्या रामलला के दर्शन किए। कानून बनाओ, अध्यादेश लाओ, कुछ भी करो, लेकिन मंदिर जल्दी बनाएंगे। 26 साल बाद फिर अयोध्या में राम भक्तों का जमावड़ा लगा। इस साल
25 नवंबर को आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में धर्म सभा का आयोजन किया। भक्तमाल आश्रम के निकट 90 बीघा जमीन पर ये धर्म सभा हुई, जिसमें 80 फीट का मंच सजाया गया। धर्म सभा में शामिल हुए राम भक्तों के लिए अयोध्या के स्कूल, धर्मशालाओं में ठहरने के इंतजाम किए गए। इस विशाल धर्म सभा में तमाम संत, हिंदूवादी नेता शामिल हुए, जिन्होंने मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। हमने बदलाव किसी से नहीं मांगा, हमें पूरी की पूरी भूमि चाहिए। 1992 के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में भीड़ अयोध्या में जुटी थी, इसलिए विदेशी मीडिया ने भी इस धर्म सभा को कवर किया। सभा में हजारों भक्त शामिल हुए। भक्तों का जोश देखने लायक था। धर्म सभा में साधु संतों ने केंद्र सरकार से मंदिर निर्माण के लिए जल्द ही रास्ता खोजने की मांग की। इस धर्म सभा पर लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए थे। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। धर्म सभा में किसी भी तरह कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए बाकायदा 47 कंपनी पीएसी समेत भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने समेत कई मांगों को लेकर हरिद्वार से दिल्ली जा रही किसान क्रांति पदयात्रा गाजियाबाद के लोनी पहुंची, तो पुलिस के जवान किलेबंदी कर सामने खड़े हो गए। राजधानी की दहलीज पर पहुंचने से पहले ही सरकार ने किसानों के सामने पुलिस को खड़ा कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। ट्रैक्टर जब आगे बढ़ने लगे तो पानी की तेज बौछार से उन्हें रोकने की कोशिश की गई। पदयात्रा में शामिल किसानों के हौसले इससे भी नहीं टूटे तो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दिल्ली की सीमा पर किसानों और जवानों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष में कुछ किसानों को चोटें भी आईं। हालांकि किसानों के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े और उन्हें दिल्ली जाने की अनुमति देनी पड़ी। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में हजारों किसान 200 से अधिक ट्रैक्टर्स पर सवार होकर किसान घाट पहुंचे। वो यात्रा पूरी होगी हमारी और अभी हमें कोई वो नहीं, ना कोई हमारा धरना ना प्रदर्शन है। ठीक है, हमने समापन कर दिया उसका। जेल से रिहा हुआ रावण 2017 में सहारनपुर में हुए जातीय दंगों के मुख्य आरोपी चंद्रशेखर उर्फ रावण को इस साल 14 सितंबर को जेल से रिहाई मिली। बता दें कि मई 2017 में सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में दलितों और राजपूतों के बीच जातीय संघर्ष हुआ था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। इस जातीय हिंसा को फैलाने के लिए भीम आर्मी पर आरोप लगे, लिहाजा पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने चंद्रशेखर के रिहाई के आदेश जारी किए थे। लेकिन यूपी सरकार ने चंद्रशेखर पर रासुका लगा दिया, जिससे 1 साल के लिए पुलिस ने चंद्रशेखर को हिरासत में ले लिया। रावण की रिहाई नवंबर महीने में होनी थी, लेकिन यूपी सरकार ने अचानक फैसला लेते हुए सितंबर महीने में ही रिहाई के आदेश जारी कर दिए। मुझे पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही कोई घटना करवा के मेरे ऊपर उसका आरोप मढ़ देंगे और मुझे दोबारा से रासुका में डालने का काम करेंगे। मेरे लोगों को चाहिए, मेरे समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो तैयार रहें, ये चीजें होती रहें। 14 जुलाई को लखनऊ से गाजीपुर के बीच बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। शिलान्यास के बाद सियासी दलों के बीच एक्सप्रेसवे का क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। शिलान्यास से अगले दिन ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। हम ये कहना चाहते हैं कि समाजवादियों का शिलान्यास कर रहे हैं, समाजवादियों के काम के उद्घाटन ये लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी क्रेडिट लेने की लड़ाई में कूद पड़ी। मायावती ने दावा किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का मेगा प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी या बीजेपी नहीं, बल्कि उनकी सरकार की देन है। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगा। इसके दायरे में पूर्वांचल की लगभग 18 लोकसभा सीटें आती हैं। 18 सीटों वाले इस एक्सप्रेसवे का श्रेय सियासी दल लेना चाहते हैं, ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ के 90 किलोमीटर के इलाके से गुजरेगा। वहीं इलाहाबाद, अयोध्या और गोरखपुर भी इससे लिंक होंगे। मोदी के बाद योगी बने बड़े प्रचारक।
साल 2014 में मोदी लहर की बात कही गई, लेकिन साल 2018 में योगी लहर का गुणगान हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में उनकी डिमांड बढ़ने लगी है। बीते 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर गौर करें तो योगी आदित्यनाथ ने 74 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 51 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली है। ये योगी जी का भारतीय जनता पार्टी का मूल, और जहाँ तक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में हाल के उपचुनाव हुए हों या विधानसभाओं के चुनाव हुए हों, तो योगी जी की बहुत डिमांड रही है। सीएम योगी का स्ट्राइक रेट करीब 69% रहा, इसलिए अब ज्यादातर उम्मीदवार सीएम योगी से अपने क्षेत्र में सभाएं करवाना चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के करीबी सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी हाईकमान के दिए निर्देशों के मुताबिक ही अपनी राजनीतिक सभाएं करते रहे। कभी योगी ने अपनी पसंद नहीं तय की, न ही कभी सभाओं से मना किया। यही वजह है कि आंखों में इन्फेक्शन और सूजन के बावजूद योगी आदित्यनाथ काला चश्मा लगाकर एक दिन में 4-4 सभाएं करते रहे। राजनीति के दिग्गज अमर सिंह और आजम खान के बीच कोल्ड वॉर जारी है। समय समय पर दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन ये लड़ाई अगस्त के महीने में उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब अमर सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर आजम खान को न सिर्फ ललकारा बल्कि उन पर गंभीर आरोप भी लगाए कि अमर सिंह ऐसे लोगों को काटना चाहिए, उनकी जवान हो रही बेटियों के ऊपर तेजाब फेंकना चाहिए, बेटियां तुम्हारी भी हैं। वीडियो में अमर सिंह ने आजम खान की तुलना तैमूर लंग, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी की नस्ल से की। और अगर इसके लिए मुझे सांप्रदायिकता का तमगा मिलता है तो बेशक मिले। अगर धर्मनिरपेक्षता का मतलब है अपने स्वाभिमान से समझौता करना, तो ऐसी धर्मनिरपेक्षता से मैं कान पकड़ता हूँ। वीडियो में अमर सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। राक्षस के एक एक ईंट का जवाब अगर पत्थर से नहीं दिया तो मैं क्षत्रिय की संतान नहीं। आजम खान के अलावा अमर सिंह ने मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। तुम्हें विष्णु का मंदिर बनाने का अधिकार है। तुम समाजवादी पार्टी के सदर नहीं हो, अध्यक्ष नहीं हो, तुम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हो। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने ऐलान किया कि वो 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगी, क्योंकि मैंने पार्टी को अपनी असमर्थता बता दी है कि यहाँ से नहीं कहीं से भी इस बार मुझे चुनाव लड़ने से मजबूर न किया जाए। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमा भारती ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया। हालांकि राजनीति में उमा भारती सक्रिय रहेंगी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के भाई और अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव वैसे तो 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले ही नाराज चल रहे थे, लेकिन उनकी नाराजगी का नतीजा साल 2018 में सामने आया, जब शिवपाल यादव ने अलग पार्टी का गठन किया। अपनों से नाराज शिवपाल यादव ने नई पार्टी बनाई और समाजवादी पार्टी से नाराज नेताओं को अपने साथ जोड़ा। इस साल उनकी पार्टी को चुनाव आयोग से चिन्ह भी प्राप्त हुआ। हम तो हमेशा लड़े, हम हमेशा लड़े हैं, हम लड़ेंगे अभी अंधेरों से। हमें जिद है यहाँ रोशनी फैलाने की और समाजवाद लाने की। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद शिवपाल यादव ने लखनऊ के रमाबाई मैदान में जनाक्रोश रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की इस महारैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस रैली की खास बात रही कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी यहाँ मौजूद थे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शिवपाल यादव की पार्टी 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक पर सेंध मार सकती है। कुंदा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी इस साल नई पार्टी का गठन किया। राजनीति में 25 साल पूरे होने पर राजा भैया ने लखनऊ के रमाबाई मैदान में महारैली की, जिसमें राजा भैया के लाखों समर्थक शामिल हुए। सियासी सफर के 25 साल होने पर राजा भैया ने नई पार्टी का ऐलान किया। 3 नाम मांगे जाते हैं, तो एक दिया गया है जनसत्ता दल, एक दिया गया है जनसत्ता पार्टी और तीसरा विकल्प जो दिया गया है वो जनसत्ता लोकतांत्रिक दल। इन्हीं 3 में से कोई एक नाम चुनाव आयोग आपका फाइनल करेगा।
हालांकि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह की प्रक्रिया जारी है, लेकिन राजा भैया की ओर से चुनाव आयोग में जनसत्ता पार्टी, जनसत्ता दल और जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के नाम का सुझाव दिया गया है। वहीं पार्टी के ऐलान के बाद राजनीतिक पंडितों का कहना है कि राजा भैया की पार्टी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के सवर्ण वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस साल मोदी और योगी सरकार पर बरसते नजर आए। सरकार में शामिल हैं। अगर गरीब कमजोर पिछड़ों के हकूक के साथ मारामारी होगी, हिस्सा लूटा जाएगा तो हम बोलेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने SC/ST एक्ट पर मोदी सरकार पर खूब हमला किया। तो एक फैसला केंद्र सरकार ने लिया था SC/ST एक्ट पर, जिसका बड़ा विरोध मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में काफी विरोध हुआ। उसको लेकर के 5 लाख लोगों ने नोटा दबाया था, जिसकी वजह से वहाँ हार हुई। हालांकि अब बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर पर अंकुश लगाने की शुरुआत कर दी है। सीएम योगी ने खुद उन्हें मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली बहराइच से सांसद सावित्रीबाई फुले ने इस साल 6 दिसंबर को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद सावित्रीबाई फुले ने केंद्र की मोदी सरकार पर दलित विरोधी होने के आरोप लगाए। कुछ लोग इस देश को मनुस्मृति से संचालित करना चाहते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते। दलित विरोधी आरोप के अलावा सावित्रीबाई फुले ने कहा कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए कि बीजेपी देश को मनुस्मृति से चलाना चाहती है। कि आज भाजपा सरकार बहुजन के हित में कार्य न करके बहुजनों में अल्पसंख्यक मुसलमानों को आहत करने वालों को संरक्षण देती रहती है। बीजेपी से इस्तीफे के बाद सावित्रीबाई फुले ने लखनऊ के रमाबाई मैदान में रैली कर शक्ति प्रदर्शन भी किया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विरोध के बाद अब अपना दल ने भी बीजेपी को आंख दिखानी शुरू कर दी है। अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल के अध्यक्ष आशीष पटेल ने उत्तर प्रदेश बीजेपी पर नजरअंदाजी का आरोप लगाया। सारी चीजों को देखते हुए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि माननीय केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी और स्वयं मैं उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी कार्यक्रम में तब तक नहीं जाएंगे जब तक भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व स्वयं हस्तक्षेप करके ये जो समस्याएं उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो रही हैं इनको दूर करता नहीं। पिछड़े वर्ग की रूपरेखा बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2018 में सामाजिक न्याय समिति का गठन किया। समिति ने पिछड़ों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में भागीदारी का अध्ययन किया और रिपोर्ट सरकार को सौंपी। समिति ने रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की कि ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण का बंटवारा किया जाए और 3 वर्ग, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग बनाए जाएं, ताकि हर वर्ग को 9.99% आरक्षण मिल सके। फिलहाल रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। सिफारिशों को लागू करने का आखिरी फैसला सीएम योगी को ही लेना है। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की नींव लगभग पड़ चुकी है, लेकिन इस गठबंधन में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। अभी हम कांग्रेस का धन्यवाद दिए, मध्य प्रदेश में हमारे को मंत्री नहीं बनाए कि एक विधायक को जीते हुए को उन्होंने भी रास्ता साफ कर दिया। तो हम दोनों दलों का धन्यवाद देते हैं कि समाजवादियों का रास्ता साफ कर दिया। अगर लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी एसपी के बीच गठबंधन हुआ तो कांग्रेस का पत्ता साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।